बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग है उसमें बड़ी ख़ासी डेवलपमेंट सामने आई हैं और ये जंग जो है शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। और इसी जंग के दौरान जो भारतीय नेक्सस है वो भी बेनकाब हो चुका है। और कल गुज़श्ता रोज़ ये इतलात आई कि तकरीबन 71 के करीब जो मुश्तबा लोग थे, जो सस्पेक्ट्स थे, उनको अरेस्ट किया गया मुख्तलिफ़ जो ईरान के शहर हैं वहाँ से, जिसमें ईरान है, तब्रेज़ है और कीश है। ये शहर हैं 3 जिनके नाम मैंने लिए हैं। यहाँ से जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया और जो गिरफ़्तारी का जो अमल था वो उस वक्त लाया गया जब ईरान की जो मुसल्लह अफ़वाज हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाकों पर रेड्स किए और पता ये चला कि जितने भी गिरफ़्तार किए जाने वाले हैं उनमें मेजॉरिटी जो हैं, इन 70 लोगों के अंदर मेजॉरिटी जो है वो इंडियंस हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय मुदाखलत जो है इस ख़त्ते के अंदर किस तरह बेनकाब हो रही है। और भारत वो जो ख़ुद को ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन मानता है और वो पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी को प्रमोट करने में मदद करता है। इसी तरह अभी हमने ये एक दूसरा मुल्क है जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ बॉर्डर है, वहाँ पर ईरान के अंदर जो अभी सब कुछ हो रहा है इसमें जो इसराइल का और इंडिया का जो गठजोड़ है, नरेंद्र मोदी वर्सेस नेतन्याहू, उसका अभी आपके सामने बिल्कुल ये एविडेंस सामने आ चुका है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नेक्सस किस तरह से इस पूरे रीजन के अंदर जितनी भी मुसलमान क़ुव्वतें हैं उनके ख़िलाफ़ किस तरह ये नबर्दाज़मा है और किस तरह से अपने मज़मूम मकासद के लिए ये अपने नेटवर्क्स इन्होंने मुख्तलिफ़ इलाकों में बिछाए हुए हैं। इसकी मिसाल अब आप देख लें, पाकिस्तान के अंदर तो भारतीय दहशतगर्दी की जो मिसालें हम बारहा देख चुके हैं और अब भी इस वक्त बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की लिबरेशन आर्मी हो या फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, इन दोनों की सूरतों में आपको भारत के पेड जो आप कह लें टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं और बॉर्डरिंग रीजन में ख़ास तौर के ऊपर अफ़गानिस्तान के अंदर इनको जो है वो उनकी महफूज पनाह गाहें हैं जहाँ से इंडिया इनको बाकायदा तौर पर फंडिंग करता है। और फिर ये इसी तरह अपने इस नेक्सस को ना सिर्फ पाकिस्तान की हद तक अब बल्कि ईरान की हद तक भी इन्होंने बढ़ा लिया है। और जितना भी ये ईरान के ऊपर अटैक हुआ है उसके अंदर ये जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, जो इनके जासूस हैं, जो स्पाइंग एजेंट्स थे जो इंडिया के, वो वहाँ पर ईरान के अंदर इसराइल को बाकायदा तौर पर इंफॉर्मेशन पहुँचा रहे थे। अभी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं और जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जाएंगी इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आती जाएंगी। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़िह है, इससे पहले भी माजी में हमने जब कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ने अरेस्ट किया तो कुलभूषण यादव भी सबसे पहले जो जहाँ से अरेस्ट हुआ वो ईरान ही था और वहाँ उसने ये पनाह ली हुई थी। और ईरान के साथ, ईरान एक ऐसा मुल्क है जो जब हमने ये कशीदगी हुई, आप इंडियन गवर्नमेंट का अंदाज़ा लगा लें, नरेंद्र मोदी की सोच का, तो सबसे पहले ईरान ने पाकिस्तान के पास आकर मीडिएशन का जो है वो किरदार अदा किया। और यकीन करें कि ईरान के इस अमल को पाकिस्तानी हमेशा याद रखते हैं। और जब ये टेंशन बढ़ने से पहले पहला मुल्क था ईरान जिसने इंडिया से भी कहा, क्योंकि ईरान के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ भी और इंडिया के साथ भी बड़े फ्रेंडली रिलेशंस हैं। तो लेकिन इस पूरी एपिसोड के बाद अब मुझे नहीं लगता कि ये रिलेशंस ख़ास तौर पर ईरान और इंडिया की जो रिलेशंस हैं वो इस तरह के मज़ीद आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि जो हरकतें इंडिया कर रहा है उसकी अभी वो खुलेआम ये आपके सामने आ चुकी हैं। और जो भारतीय जासूस हैं जो मुसाद के लिए काम कर रहे थे वहाँ पर, वो एक्सपोज़ हो चुके हैं और उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। इसी के साथ साथ जो अगली स्टोरी है वो ये है कि अब जो इंडियन नेक्सस वहाँ पर ये एक्सपोज़ हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ़ जगहों पर जो गवर्नमेंट है वो इंडियन नेक्सस को डिसमेंटल करने के लिए भरपूर तौर पर अपनी जो हैं वो कार्रवाइयाँ ख़ास तौर के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके हैं जहाँ पर ये इतलात थी कि ये नेक्सस वहाँ पर काम कर रहा है। तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑलरेडी इनको डिसमेंटल कर दिया गया। एक वीलॉग मैंने इस पर किया भी था कि ये जो रॉ है, ये इंडिया का जो स्पाई एजेंसी है, ये बेसिकली मूसाद के साथ मिलकर ये सारा जो उन्होंने ये ड्रामा रचाया है। और ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान और भारत की जो कशीदगी हुई थी उसमें
बाकायदा ट्रेंड मिलिटेंट्स जो थे, जो ट्रेंड उनके एजेंट्स थे इसराइल के, वो बाकायदा तौर पर भारत में मौजूद थे और पहलगाम अटैक से पहले के वो वहाँ पर मौजूद थे। और ये बाकायदा तौर पर एक प्लान बनाया गया था और फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पर शायद ये भूल गए थे कि कल को लोग एविडेंस भी मांगेंगे और फिर हम लोगों के सामने शर्मिंदा होंगे और एविडेंस भी नहीं दे पाएंगे। उनका ख्याल ये था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर जब अटैक करेंगे तो पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं कर सकेगा। और चूँकि अंडर एस्टिमेशन थी नरेंद्र मोदी और उसकी गवर्नमेंट की, जो कि बुरी तरह फ्लॉप हुई। और फिर आपने देख लिया कि जिस तरह पाकिस्तान ने एक जवाबी कार्रवाई की बिल्कुल और दुश्मन के दांत खट्टे किए, इसी तरह हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क ईरान ने बड़ी दिलेरी के साथ इसराइली बर्बरियत का मुकाबला किया है। और पाकिस्तान बड़ी क्लियर पोजीशन में सामने आ चुका है। पाकिस्तान का जो इस वक्त स्टांस है ईरान के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़ा है और पाकिस्तान बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है। आप देख लें कि नेशनल असम्बली के अंदर पहले दिन से जिस दिन ये हमला हुआ उस दिन 2 करारदादें पास हुई, फिर उन जो रेजोल्यूशंस पास हुई उनमें बाकायदा तौर पर ईरान के साथ शाना बशाना खड़ा होने की पाकिस्तान ने तायीद की है। और पाकिस्तान ने ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ईरान के ऊपर जो हमला किया गया है वो इसका जवाब देने का हक़ रखता है। और फिर ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है आपके सामने है। और कल गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह रॉकेट्स की जो बरसात की गई है तल अबीब के ऊपर, और ऐसे लग रहा था कि जो इस वक्त इसराइल की हालत है वो बिल्कुल वही है जो उन्होंने फ़लस्तीन में जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ हैं, गज़ा है, उसकी जो हालत की हुई थी। वो वाले जो मिज़ाइल फ़ायर किए हैं ईरान ने, वो बाकायदा तौर पर अपने अपने निशानों पर जाकर लगे हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है। इस वक्त तक जो फिगर आ रहा है, जो इसराइली फ़ौज ख़ुद मान रही है, आप याद रखें ये इसराइली हुकूमत भी बिल्कुल सेम ये इंडियन गवर्नमेंट की तरह है कि सब कुछ हो जाता है लेकिन मैं ना मानूं वाली पॉलिसी वो नहीं छोड़ते। यानी आपको मैक्सिमम नुकसान भी हो गया लेकिन आप कभी भी नहीं मानते। जिस तरह इंडिया ने नहीं माना कि अभी तक वो दाएं बाएं इधर उधर कर रहे हैं कि राफ़ेल तैयारे गिरे हैं या नहीं गिरे हैं, या उनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को पाकिस्तान ने निशाना बनाया था वो भी नहीं माना। पूरी दुनिया मान गई है, इंडिया नहीं मान रहा। तो सेम इज़ द केस विद इसराइल, वो भी यही अभी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चलें, उन्होंने थोड़ा सा बेहतर रवैया अख्तियार किया और ये बात मान ली है कि कम से कम भी 16 के करीब जो उनके शहरी हैं, वो जो रात को जो अटैक किया है ईरान ने उसमें वो उनकी हलाकतें हुई हैं और ज़ख्मियों की तादाद 100 से ज़्यादा है, जिसमें से आप कह लें कि ये डेथ टोल जो ऑफिशियली इसराइली गवर्नमेंट दे रही है इसमें मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है, क्योंकि 15 से 20 जो इसराइली शहरी हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में, और ये जो डेथ टोल है ये मज़ीद बढ़ सकता है। जवाब में इसराइल भी क्लेम कर रहा है कि उसने ईरान की मुख्तलिफ़ इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया और 80 के करीब जो मुख्तलिफ़ साइट्स थी उनके ऊपर हमले किए गए हैं। अब कल जो हमने देखा कि 3 F-35 जो सुपरसोनिक जेट्स हैं जो अमेरिकन्स ने दिए हुए हैं इसराइल को अटैक करने के लिए, वो 3 गिराने का दावा किया था ईरान ने, और 3 जो पायलट्स थे उनको भी अरेस्ट करने का दावा किया था। तो ईरान इस वक्त गेम के अंदर फुल है। आप याद रखें, ये बात मत भूलें, ईरान एक सैंक्शन ज़दा मुल्क है जिसको सिर्फ अभी से नहीं दहाइयों से उसके ऊपर आपने पाबंदियाँ लगा रखी हैं। और तन्हा ईरान जो है वाहिद मुल्क है जो गज़ा के ऊपर मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करने वाला पहला इस्लामी मुल्क है जिसने बड़ा दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किए रखा और उसी की सज़ा उसको दी जा रही है। लेकिन जो रिस्पॉन्स अभी ईरान ने दिया है वापस, उसके बाद अभी फ्रांस, जर्मनी और जो यूनाइटेड किंगडम है उन्होंने बिल्कुल घुटने टेक दिए हैं और ये अब कहना शुरू कर दिया है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और हम ये चाहते हैं कि ईरान हमारे साथ बैठ के बातचीत करे, और हम नहीं चाहते कि ये एस्केलेशन जो है ये मज़ीद आगे बढ़े। अब देख लें इस सारे अमल में अमेरिका का जो किरदार है उसके ऊपर हमने पहले बहुत दफ़ा बात की है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी जो एक जिस तरह से उन्होंने एक पीस का सदर होने का अपना एक क्लेम किया, एक नाटक किया, और जितने भी हमारे अरब स्टेट्स हैं उसमें जाकर उसने बड़ा कैटेगोरिकली बार बार पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर की कहानी को सुनाया और ये मंजन वो काफ़ी देर भेजता रहा। अब वो ये कह रहा है कि जी उसके नॉलेज में नहीं था ये अटैक जो हुआ है, तो अब वो मीडिएशन कराने के लिए भी तैयार है। तो खैर ये तो मुकम्मल एक झूठ है जिसको आप किसी भी तरह से तस्लीम नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ये नाजायज़ औलाद है ये इसराइल जो है, और आगे से अब उसकी एक नाजायज़ औलाद जो है वो बिल्कुल हमारे पड़ोस में निकल आई है, वो है इंडिया। तो ये इनका नेक्सस जो है आप उनके सामने अब आ चुका हुआ है, आप देख लें। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के मुतल्लिक दो टोक राय नहीं है, वो हमेशा से लोगों को इस्तेमाल करता आ रहा है, और इंडिया को भी इस दफ़ा उसने चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया लेकिन उसकी बात नहीं बनी। और अब इस सारे जब ये कशीदगी बढ़ चुकी है और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं इस पूरी ईरान और जो इसराइल की जंग है इसको देख रही है, क्योंकि ये सारे बैकर्स हैं, जिसमें मैंने 3 मुल्कों के नाम लिए, जिसमें फ़्रांस नंबर 1 है, जर्मनी नंबर 2 है, और यूनाइटेड किंगडम बरतानिया जो है वो तीसरे नंबर पर है। ये बाकायदा एक ही इस्टेब्लिशमेंट है जो मिलकर ये यहूदी लॉबी है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश में, आज से नहीं, ये सदियों से ये एक हिस्ट्री मौजूद है, उसके ऊपर भी कभी बात करेंगे। तो ये बाकायदा इस नेक्सस में अब इंडिया जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है और उसको शामिल किया गया है बाकायदा तौर पर। तो चूँकि भारत का आप कह लें कि वो तो वो भी उजरती कातलों में अब शामिल हो चुका है, और नरेंद्र मोदी जो है वो नेतन्याहू की पॉलिसी पर अमल पैरा होने की कोशिश कर रहा है। अपने मुल्क के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर वो जुल्म कर रहा है, जो सिखों के ऊपर वो जुल्म कर रहा है, और वो उसकी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। तो खैर, लेट्स कम बैक टू द ईरान और इसराइल की जंग। तो वो जो है इस वक्त पाकिस्तान का जो मैं मौक़िफ़ की बात कर रहा था, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, और पाकिस्तान ने ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी UN असम्बली का जो इजलास बुलाने में बाकायदा तौर पर सबसे वो उन 4-5 मुल्कों में ये शामिल था जिसने फ़ौरी तौर पर इजलास बुलाया गया, और फिर उस इजलास में बाकायदा तौर पर ईरान के साथ शाना बशाना खड़ा होना, और जो इसराइल है उसके इस अमल को ना सिर्फ कंडेम किया है, उसकी मज़म्मत की है, बल्कि ये कहा है कि ये इंटरनेशनल कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है और इसको पट्टा डाला जाए, क्योंकि इसराइल जो है ना वो खुले कुत्ते की तरह फिर रहा है, उसको कोई पट्टा डालने वाला नहीं है, क्योंकि उसको पुष्टपनाही हासिल है इन्हीं ममालिक की, जिसमें अमेरिका सर फ़हरिस्त है, फिर फ्रांस है, फिर जर्मनी है, और फिर ये यूनाइटेड किंगडम है। तो ये ताकतें, बेशक ताकत में आप ज़्यादा होंगे, आपके पास असले बहुत लेटेस्ट हैं, सब कुछ है, लेकिन ईमान की ताकत मुसलमानों के पास है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ईरान ने जिस तरह का ये कमज़ोर मुल्क होने, कमज़ोर इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि आपने इस मुल्क को बाकायदा तौर पर टारगेट किया है, आपने इसके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं, और इसमें सारे अरब स्टेट्स भी साथ शामिल हैं। और जब ये अब इतना मुश्किल वक्त है, OIC की तरफ से भी कॉन्डेमनेशंस आ रही हैं, UN ने भी इसको कंडेम किया, और इस सालसी की बातें शुरू हो चुकी हुई हैं। तो रूस की जो तरफ कल रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने और जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी तकरीबन 50 मिनट की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है, जिसमें रशिया की तरफ से बहुत वाज़ेह तौर पर ये बात सामने आई है कि वो इस जंग को फ़ौरी तौर पर बंद कराने के लिए अपनी खिदमात जो हैं वो देने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बहुत वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस जंग को फ़ौरी तौर पर रुकवाया जाए। तो लग क्या रहा है? लग यही रहा है कि ये जंग जल्दी ख़त्म होती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इस वक्त जो इंटरनेशनली इस जंग को बड़ा क्लोजली वॉच किया जा रहा है, और रीजन के अंदर ख़ास तौर के ऊपर, जब मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था, चाइना और रशिया जो हैं वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जो एक नया ब्लॉक था जिसमें तुर्की भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये मिलकर एक नए ब्लॉक की तरफ जा रहे थे, और उसी को डिसमेंटल करने के लिए इसराइल ने ये बाकायदा तौर पर एक सोची समझी साजिश के तहत एक ये जाल बुना है, जिसके अंदर वो ख़ुद अब धंसता हुआ नज़र आ रहा है। SCO जो शंघाई कोऑपरेशन है उसने भी इस पूरे अमल को कंडेम किया है, उसके अंदर इंडिया भी शायद शामिल है, लेकिन इंडिया की तरफ से आपने जो रिस्पांस देखा है कि उन्होंने किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। बाद में जब स्टेटमेंट जो इंडिया की तरफ से आया कि हम इस पूरी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और हम पीस की तरफ जाने का सोच रहे हैं। जब आप पीस की बात करते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी साहब, जब पाकिस्तान के साथ आपका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें भी तो पीस की बात के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप आएँ, बैठें और कश्मीर के मसले को हल करें, और ताकि पीस कायम हो सके इस रीजन में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह की पॉलिसी है इंडिया की, और किस तरह से ये लोगों के सामने एक्सपोज होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा खैर, इसमें अभी जो जंग की जो सिचुएशन है दिन ब दिन आगे बढ़ रही है, इसमें पाकिस्तान के बहुत सारे लोग रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में जो पिलग्रम्स हैं वो ईरान जाते हैं, जो ज़ायरीन हैं ज़ियारत के लिए ईरान जाते हैं, फिर ईरान से वो इराक़ आगे ट्रैवल करते हैं। तो जो फ़िज़ाई
जो रास्ते हैं वो तो सारे बंद हैं इस वक्त, पाकिस्तान के साथ भी और दीगर मुल्कों के साथ भी ईरान का जो फ़िज़ाई राब्ता है वो मुनक़ता है, चूँकि वहाँ पे जंग की कैफियत है, जंग चल रही है। तो लेकिन पाकिस्तान ने अपना जो ज़मीनी बॉर्डर है ईरान के साथ उसको अभी तक खुला रखा हुआ है, और उस जो लोग ईरान से आना चाह रहे हैं वो बाकायदा तौर पर वापसी भी कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान ने भी बिल्कुल वाज़े तौर पर जो स्टूडेंट्स इस वक्त ईरान के अंदर हैं उनको वापस लाने के लिए भी बंदोबस्त कर लिया हुआ है, और जितने भी पिलग्रम्स जो वहाँ गए हुए थे उनको भी वापस लाने के लिए काफ़ी सारे इंतज़ामात किए हुए हैं, और बॉर्डर जो है इस वक्त वो खुला है। और जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं ईरान के अंदर वो भी पाकिस्तान आ चुके हुए हैं, उनको बुलाया गया है, स्पेशल ब्रीफिंग थी जिसमें उन्होंने शिरकत की है, और उसके बाद वो यहाँ से अभी रवाना हो जाएंगे। तो ये सारी सिचुएशन है पाकिस्तान और ईरान का, जो इस वक्त आप कह लें कि दोनों एक मुल्क एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। और ये ज़राए ने हमें बिल्कुल कंफर्म किया है कि जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया का सिस्टम ब्लॉक किया था और पूरा इंडिया जो है वो अंधेरे में डूब गया था, उसी तरह इसराइल ने वही स्ट्रेटजी ईरान के ऊपर इस्तेमाल की और उसका सिस्टम जैम किया। और उसके बाद उसके जो हाई प्रोफाइल टारगेट्स थे, जिसमें आप 5 बड़े कमांडर जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल हैं, उनको निशाना बनाया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो ज़राए हमें बता रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी ईरान को दी जिससे उन्होंने अपने सिस्टम को बहाल किया। और अब कल जब ये इसराइल की तरफ से जो वॉर प्लेन्स वहाँ पर आए हैं तो उनको वहाँ पर उनका सिस्टम जो है जैम करने में काफ़ी हद तक जो ईरान को वो मदद हासिल हुई है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है मिडल ईस्ट के अंदर वो खासी जो है टेंस है, और एक टेंशन पाकिस्तान और इंडिया की अभी बरकरार है और एक बड़ी टेंशन जो है उससे बड़ी शुरू हो गई है। तो इससे आप इन दोनों को अगर कनेक्ट करते हैं तो आपको ये समझ आ रही है कि ये जो नेक्सस है नया, जिसमें मैंने जिक्र किया है कि इंडिया और इसराइल शामिल हैं, ये इस वक्त इस रीजन को बाकायदा तौर पर टारगेट करने पर तुले हुए हैं। और इंडिया वो वाहिद मुल्क है जो इसराइल की पनाहगाह है, और वहाँ पर इसराइल के शहरियों के लिए, इसराइल के ऑफिशियल्स के लिए, हाई अप्स के लिए बाकायदा तौर पर एक टूरिस्ट रिज़ॉर्ट को तैयार किया गया है, जहाँ पर वो ये आते हैं और ये सारे प्लान वहाँ पर बैठकर बनाते हैं। और उनके प्लान्स जो हैं आपके सामने हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा अभी भी नाकाम हुए हैं और आइंदा आने दिनों में भी बिल्कुल मुंह की खानी पड़ेगी जो इंडियन नेक्सस है और इसराइल का जो नेक्सस है उनको। और हम दुआ करते हैं कि ईरान को अल्लाह ताला जो है फ़तह नसीब फरमाए, और जिस तरह वो दुश्मन का भरपूर मुकाबला कर रहा है तन तनहा, उसको खुदा ताला और हिम्मत दे, और वो इस जो ज़ायनिस्ट एंटिटी है इसराइल और उसके जो हवारी हैं उनको इसी तरह शिकस्त से दो चार करे।